हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में हुए रेलवे के एलपी के पेपर पे आधारित यानी कि लेटेस्ट पैटर्न पर मैं ये आरआरबी टेक्नीशियन और जेई की मॉक टेस्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर साइंस के लगभग सभी क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से कवर रहेंगे और आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा। कम समय में ज़्यादा रिवीजन का यहाँ पे बेस्ट वीडियो मिलेगी। ये सीरीज की फर्स्ट क्लास है, ऐसी खूब सारी वीडियो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये याद रखिए कि जो अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी के पेपर हुए हैं उसी पे आधारित यानी कि लेटेस्ट पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। आरआरबी एएलपी के पेपर में आपने एनालिसिस देखा ही होगा या फिर सुना तो हो गई। एनालिसिस तो बन था कि कई क्वेश्चंस बहुत आसान थे, अधिकतर पूरा पेपर ही आसान था। लेकिन मान लो अगर साइंस के 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल के थे। तो इसके अंदर मैंने सारे अधिकतर इजी भी रखे हैं और कुछ कुछ हार्ड भी रखे हैं। लेकिन जो शुरू में आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो एकदम इजी आएंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जो डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला, ये तीनों के तीनों प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला भी बनते हैं, लेकिन सबसे न्यूनतम जो है हाइड्रोजन का बनता है प्रदूषण का कारण। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन सा बनता है, तो वो हाइड्रोजन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से साथ चल रही वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है आपको। तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। तो इस फॉर्मूले में आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 m। आपके पास 1 किलोग्राम दे रखा है यानी कि द्रव्यमान, और v 10 दे रखा है, v² है तो 2 बार लिख दो, या फिर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, इसको काटोगे 2 को 100 से तो हो जाएगा 50, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विरलन होता है जहां हवा का दाब होता है। विरलन कहाँ पे होगा? विरलन वहीं होगा, आपने पढ़ा होगा तरंग के अंदर, तरंग चैप्टर के अंदर, जहाँ पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 तरह की तरंग होती है। वहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग में आपने पढ़ा होगा कि संपीड़न और विरलन। तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि विरलन कहाँ पे बनता है? जहाँ पे हवा का दाब निम्न होता है। ठीक है, तो थर्ड का ए। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा को क्या कहा जाता है, मतलब कि एक तरीके से आपको ऊष्मा का मात्रक बताना है। तो यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। एम्पियर आपको पता होगा करंट का मात्रक है, डिग्री केल्विन टेम्परेचर का, जूल और किलोवाट। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है तो आपको बताना है। अब देखिए फोर्थ का, इसमें आपको ऊष्मा बोला है तो इसमें जूल आएगा। ठीक है, कार्य बोलता तो किलोवाट करते, या शक्ति बोलता तो किलोवाट करते। क्वेश्चन नंबर 5, निक्टोफोबिया। जितने भी जो फोबिया वाले क्वेश्चन है कि भाई एक्रोफोबिया, निक्टोफोबिया, वो सारे याद कर देना आप। तो इसमें देखो निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया उसे कहते हैं जिसको अंधेरे से डर लगता है। तो निक्टोफोबिया एक तरीके से अंधेरे का डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप भी साथ ही साथ बताने की कोशिश करते रहा करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे आंसर्स। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ताकि आपको भी मजा आए और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करेंगे। एनोडाइजिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, एनोडाइजिंग प्रक्रिया जो होती है वो आपके केमिस्ट्री का ही टॉपिक है और एनोडाइजिंग प्रक्रिया के अंदर
एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम मिश्र धातु को कैथोड के साथ, क्या कहा मैंने, कैथोड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक घोल के अंदर डुबोया जाता है। जब एल्यूमिनियम मिश्र धातु पूरी तरह से डूब जाती है तो एल्यूमिनियम के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उससे एक सेल बनता है। तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमें H2SO4 एसिड का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन आए कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से एनोडाइजिंग प्रक्रिया का यूज करके सेल बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो उपभोक्ता वाला क्वेश्चन है ये, जहाँ पे पर्यावरण होता है, पर्यावरण का टॉपिक है ये। तो जीव मंडल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कोई से भी उपभोक्ता नहीं होते, ना ही वो प्राथमिक होते हैं, ना ही द्वितीयक, ना ही तृतीयक, वो होते हैं अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब होता है। अब ये क्वेश्चन और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कराया है जिसके अंदर विरलन पूछा गया था कि विरलन का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वायु का दाब निम्न होता है। तो यहाँ पे संपीड़न आ गया, संपीड़न कहाँ पे होगा, जहाँ पे वायु का दाब उच्च होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो यह वस्तु कैसे गमन करेगी। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो वह वस्तु गमन कैसे करेगी। क्या एक समान वेग से करेगी या एक समान त्वरण से करेगी, या फिर बढ़ते त्वरण से करेगी या घटते त्वरण से करेगी। तो देखिए समझ में आएगा आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इसके अंदर देखिए, जो आपका मैं विस्थापन को मैं एस से डिनोट करूंगा, तो एस इसने बोला है क्वेश्चन में कि वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एस समानुपाती टी स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ से एस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर लगाऊंगा, और बराबर लगाने पे त्वरण आएगा यहाँ पे ए, तो एस बराबर ए टी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन के अंदर वेग आएगा, त्वरण आएगा, या बढ़ते त्वरण से आएगा या घटते त्वरण से आएगा। देखिए इसके अंदर वेग का तो कोई है, होगा ही नहीं इसका विस्थापन के साथ, तो इसको तो हटा देंगे। चलिए अब 3 ऑप्शन बचे आपके पास। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी स्क्वायर ले रहा हूँ, यानी कि विस्थापन बट्टे समय का वो स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना, त्वरण का फॉर्मूला बन गया कि भाई वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय का वर्ग, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इससे यह पता चला कि जब भी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होएगा तो वह वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगी, ना ही ये त्वरण बढ़ रहा है ना ही त्वरण ये घट रहा है, ये एक समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पढ़िए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है। मतलब पारिस्थितिकी जो है, हम जो पर्यावरण चैप्टर पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी चैप्टर पढ़ते हैं, वो किसके बीच पारस्परिक संबंध बताता है। क्या जीव और वातावरण के बीच, मनुष्य और वनों के बीच, मृदा और जल के बीच, या पति पत्नी के बीच। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फालतू ऑप्शन है सारे के सारे। प्रश्न क्रमांक 11, स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई बतानी है। फिर से ये क्वेश्चन, उष्मा की एसआई इकाई बतानी है। तो अब पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं अपन, जूल आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक न्यूमेरिकल है और आपको आना चाहिए, मैं तो आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। 100 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को यहाँ पे अपन हाईलाइट यूज करते हैं। देखिए 100 ओम, यहाँ पे आपको आर दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। 100 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर, यानी कि पैरेलल, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रहे, पैरेलल में जोड़ा गया है। और इस संयोजन को
40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो आपको वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात करनी है। अब देखिए मैं जो जो हाईलाइट किया हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अपन से क्या पूछा है? धारा यानी कि आई। अपन को दिया क्या है? अपन को आर दिया है और अपन को वी दिया है यानी कि वोल्टेज दिया है। तो आई का फॉर्मूला यानी कि करंट का फॉर्मूला, धारा का सूत्र क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी कि हमारे पास सारी वैल्यू है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समांतर पैरेलल जोड़ा गया है दो प्रतिरोधकों को, तो सबसे पहले समांतर का सूत्र लगाएंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। और जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे जैसे कि 1/100, दोनों प्रतिरोध 100 ओम के हैं, तो 1/100 प्लस 1/100 क्या हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा। और हमें तो R चाहिए, 1 अपॉन आर तो नहीं चाहिए। तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको पलटेंगे तो RHS वाले को भी पलटेंगे ऊपर नीचे, तो 100/2 और इसका टोटल R इक्विवेलेंट आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस R की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो V तो आपको दे रखा है 40 और R कितना दे रखा है? 50। क्या आंसर आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0.5/40 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इस आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं माउस से लिखा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं या कोई पादप आते हैं, तो वो बताना है। प्रथम पोषक, तो जो प्रथम पोषक होता है वो हरित पादप होता है, पहले खुद खाना बनाता है, हम लोग तो इस पे आश्रित रहते हैं। तो प्रथम पोषक कौन हुआ? हरित पादप हुए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको कथन दिया है और आपको बताना है कि उसमें से कौन से कथन सत्य है या असत्य है। इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण उपस्थित रहते हैं, क्या ये बात सही है? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की ज्वलनशील वायु पर नियंत्रण रखती है, हाँ ये भी सही है। पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास, वितरण और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास, वितरण और प्रजनन को प्रभावित करते हैं, हाँ जी करते हैं। अगर पोषक तत्व कम लेंगे तो ये वृद्धि विकास को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। और ऑप्शन नंबर ए है कि वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय गैसें, जलवाष्प और धूलकण उपस्थित रहते हैं। तो ये तीनों ही सही है दोस्तों। तो इस पे ये बताना है कथन सत्य है, तो हाँ सत्य बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, समय T1 और T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के काय के बराबर होता है, ये बताना है। समय T1 और T2 दो समय है आपके पास, के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान किस वस्तु के अंतर्गत होता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण के बराबर नहीं होएगा, बल के बराबर होता है क्या? बल नहीं, बल के बराबर ही नहीं होगा। विस्थापन का परिमाण और या औसत वेग, विस्थापन का परिमाण के बराबर होता है दोस्तों। अगर दो T1 और T2 दे रखे हैं, यानी कि अपन को समयांतराल दे रखा है और समयांतराल और वेग समय ग्राफ पूछा है, इसका मतलब विस्थापन का परिमाण के बराबर होएगा वो। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है क्या? लकड़ी है बायोमास का। इथेनॉल भी है, गाय का गोबर भी होता ही होता है, परमाणु ऊर्जा नहीं होता। तो आपसे नहीं पूछा है तो इसका ऑप्शन ही ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं।
ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, इसका मतलब आपको तरंग चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो इस तरह से होती है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, नीचे बना रहा हूँ मैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है वहाँ पर यहाँ पे कुछ संपीड़न ज़्यादा होता है, और ये गैप दूर दूर हो तो यहाँ पे विललन होता है। ठीक है, इस तरह से। तो कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करती है, उस तरंग का नाम बताना है आपको, तो वो अनुप्रस्थ होती है। ये क्या करती है, लंबवत ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति करती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां, ये देखिए, इकाई से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन लेवल के होते हैं। यह सरफेस फिनिश की इकाई पूछ रहा है, और सरफेस फिनिश ये ही नहीं पता कि सरफेस फिनिश होता क्या है, तो इस चीज को आपको याद करना है आपको यहीं पर ही। सरफेस फिनिश की इकाई माइक्रोन होती है, माइक्रोन 10 की घात 10⁻⁻⁶, ना ही मिलीमीटर, ना ही इंच और ना ही सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए एक और न्यूमेरिकल। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की है, किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर, ये मिनट नहीं है, 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति बतानी है। यानी कोई लड़की है, उसका वजन 440 न्यूटन दिया गया है, और वो 20 सेकंड के अंदर 7 मीटर ऊंचाई पर चढ़ जाती है। लड़की द्वारा शक्ति का फॉर्मूला होता है P=S। तो खूब सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखी है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। P का फॉर्मूला होता है यानी कि mgh/T। ठीक है, अब ये जो m और g है, mg, इसी को बोलते हैं भार। क्या बोलेंगे, भार। और इसकी इकाई होती है न्यूटन। दोनों को मिला के इसकी इकाई होती है न्यूटन। तो हमें 440 न्यूटन इन दोनों का मान दिया गया है, m और g का। तो 440 न्यूटन इंटू h यानी कि हाइट 7 मीटर दी गई है अपन को ऑप्शन में, और समय जो है वो 20 सेकंड दिया गया है, यानी कि 20 सेकंड को ही रखेंगे। अब इसको यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसको काटेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 गुणा 7 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ 154 आ गया, 154 वोट। तो ऑप्शन आ जाएगा 19 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मारोधी इंसुलेटर का उदाहरण है। कौन सा एक उष्मारोधी है, डायमंड, मरकरी, आयरन या क्रोमियम, बताना है आपको। इंसुलेटर का उदाहरण यानी कि आयरन से भी उष्मा बहेगी, और क्रोमियम से भी हो जाएगी, और मरकरी से हो जाएगी। जो डायमंड है, हीरा है, वो एक उष्मारोधी इंसुलेटर के तरह कार्य करेगा। ये एक उष्मा का कुचालक होता है। तो 20वें का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं कि अधिकतर क्वेश्चंस, मान लो आपके पास टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो लगभग ऐसे मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह के होंगे, बहुत हार्ड लेवल के। लेकिन चिंता मत करिए, इस सीरीज को आप करते रहना। आपको मैं 7 से 10 क्वेश्चन ये है ऐसे करा दूंगा कि आप वहाँ पे भी करके आ जाएंगे। ये उसी का ही एक क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। क्या क्या बोला है, दर्पण पर अभिलंब होता है क्या, बताना है, एक बार सोचो आप। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण पर आपतन बिंदु हमेशा क्या मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद से दिमाग तो लगाना ही लगाना इस क्वेश्चन पे। अब मैं बताता हूँ आपको। कोई गोलीय दर्पण होता है, और उसका जो ये मुख्य अक्ष है, या मुख्य ये जो होता है, ये इस पे ये फोकस जो है, सबसे पहले 3rd पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। मुख्य फोकस जो है, देखिए ये मुख्य फोकस है, तो ये मुख्य अक्ष पे रहता ही रहता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 तो सही है।
आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित हो। तो इसको मैं एक बार सेकंड वाले को गलत ही मान के चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये बोला है कि फर्स्ट पॉइंट की यह दर्पण पर अभिलंब होता है। तो ये तो हम पढ़ के ही आए हैं कि जो जितने भी परावर्तन होंगे वो दर्पण पर अभिलंब होएगा, यानी कि अभिलंब, परावर्तित और आपतित तीनों किरण अभिलंब पर होएगी। तो पहला पॉइंट भी सही है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच खाता है। 21वें का डी, पहला और तीसरा ऑप्शन। समझ में आया आपको अभी तक? क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? आपको परीक्षा में यह भी ध्यान रखना है कि सत्य पूछा है या सत्य नहीं पूछा है। कई बार जल्दबाजी में हम नहीं को पढ़ ही नहीं पाते और आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या यह अस्थायी चुंबक है? इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो देखिए 22वें का मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा है, वो एक अस्थायी चुंबक होता है। तो यह सही है। और अस्थायी चुंबक होने के साथ साथ क्या विशेषता होती है कि उसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही हो जाएगा। और इसकी क्षमता उसके पोलों के बीच के साथ भिन्न होगी, तभी तो ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा। तो यह भी सत्य है। अब इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, ये एकदम सरासर गलत है। अस्थायी चुंबक जो होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसकी क्षमता को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जो क्षमता है वही रहेगी। आपसे यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाईलाइट भी कर दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म है? आयनिक यौगिक का गुणधर्म है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। हाँ जी, होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता। ये ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। एक सेकेंड, देखिए इसमें एक मिसप्रिंट है क्वेश्चंस के अंदर। क्या मिसप्रिंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म नहीं आएगा यहाँ पे, जो कि नहीं है, नहीं लिख पाए। यहाँ पे नहीं है ऐसा पूछा गया है, क्योंकि देखिए इसके अधिकतर ऑप्शंस जो है वो गुणधर्म है इसके। तो इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होंगे, और क्वथनांक और गलनांक उच्च होंगे तो वो कठोर हो जाएंगे, और कठोर होंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेंगे। ये तो ऑब्वियस बात है। तो कठोर होंगे और आसानी से नहीं टूटता, यह भी बात सही है। और ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करते हैं आयनिक यौगिक, तो यह भी सही है। और अगर गैसीय अवस्था में पूछ ले तो गैसीय अवस्था में विद्युत का सुचालन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील नहीं होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहा मैंने? जैसे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जितने भी होते हैं, उसके अंदर ये घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं। और पानी के अंदर ये घुलनशील होते हैं। तो अगर गुणधर्म नहीं है पूछा जाए तो आपसे यह गलत हो जाएगा। यह है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई? चलिए, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्दर और भी मैं इस सीरीज के अंदर वीडियो लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो फोटोट्रोपिज्म होता क्या है? फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की दिशा में पौधों जितने भी होते हैं, पादप होते हैं, तो प्रकाश की दिशा में पौधों के ऊतकों का बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो मैंने आपको विशेषता बताई दी, परिभाषा बताई थी। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है जितने भी प्रकाश के कारण जितने भी पौधों की ऊतकों की गति होती है प्रकाश के तरफ, उसे ही फोटोट्रोपिज्म कहते हैं।
तो इसमें ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर बताइए। पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, उस एंजाइम का नाम बताना है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ऐसे एंजाइम का नाम जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इस 3 तरीके के गुण पाए जाते हैं, या फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें ये 3 तरीके के पोषक तत्व होते हैं। तो इनको पचाने का काम सब अलग अलग एंजाइम करते हैं। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोटीन का एंजाइम पूछा गया है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, उस एंजाइम का नाम बताना है। तो इन्वर्टेज इसका आंसर गलत हो जाएगा, इन्वर्टेज नहीं होगा इसका आंसर। पेप्सिन, हाँ जी पेप्सिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है पेप्सिन जो है वो हमारे पेट यानी कि आमाशय में होता है। प्रोटीन को 2 एंजाइम पचाते हैं, एक तो होता है पेप्सिन जो कि आपको मैंने बता ही दिया, और एक होता है ट्रिप्सिन। दोनों कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। वैसे तो ये ट्रिक नहीं, बस ऐसी ही बात है नॉर्मल, कि 2 हार्मोन होते हैं, एक तो पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन में पे आ रहा है तो ये कहाँ पर होएगा, ये पेट में होएगा। पेप्सिन का पे और पेट का पे, यानी कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन छोटी आंत के अंदर होता है। तो आपको समझ में आ गया प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कौन रूपांतरित करेगा, पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 26, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। पहले क्वेश्चन समझो, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करना है और उस संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है, कि अगर या तो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित कर दो या फिर इस ऑप्शन में से कुछ भी। तो आपको पता होगा कि समानांतर क्रम के अंदर जो भी हम करेंगे कनेक्शंस, या समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे वो मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें प्रतिरोधों का मैक्सिमम वैल्यू हो, ज़्यादातर अधिकतम वैल्यू हो, तो वो सीरीज है, श्रेणी क्रम है। और मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू चाहिए आपको तो वो समानांतर क्रम है। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब अपन ऑप्शन में पढ़ते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, या चालक की लंबाई में वृद्धि करना, या चालक के प्रतिरोधों में वृद्धि करना। अब आप ये भी बताइए कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर जो होता है वो एल पे डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है, यानी कि एल बाय ए। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब हमको न्यूनतम वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो हमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो आर यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे बोलते हैं भाषा को घुमाना। हालांकि क्वेश्चन एकदम आसान था, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो यहाँ पे भी समझ गए। क्या कहा मैंने, दोबारा से समझो। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसको संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। इनमें से किसके, ये 4 ऑप्शन है जो, ये 4 ऑप्शन जो है इनमें से किसके समतुल्य माना जाएगा। तो हमें याद रखना है कि समानांतर क्रम जो होगा तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब हमारे पास मिनिमम न्यूनतम वैल्यू आएगी, और न्यूनतम वैल्यू आएगी तो कब आ सकती है, जब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें मिनिमम ही चाहिए। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ये बात, और समानांतर क्रम में संयोजित करना, दोनों बात बराबर है। तो इसलिए हम 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
करने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वो कौन कौन से प्रतिबिंब बन सकते, ऑप्शन भी देख लेते हैं। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा और आभासी और छोटा। जब भी पूछे कि आपसे प्रतिबिंब कौन से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये याद रखना कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो नहीं प्राप्त किए जा सकते। एक सेकेंड, किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? हाँ जी, तो देखिए आभासी जो होते हैं, आभासी क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। आभासी क्या होते हैं, माफ करना मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि आभासी जो होते हैं या आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तो गलत हो गया। बचा कौन से? वास्तविक। हाँ जी भाई, बन जाएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडलीफ द्वारा निम्न तत्वों का नामकरण ऐसे समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था और उन तत्वों का अपन को नाम बताना है। देखिए, जब मेंडलीफ वैज्ञानिक जो है उन्होंने आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने कुछ पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक एका लगा दिया था, एका। तो वो एका कौन कौन से तत्वों के आगे लगाया था वो बताना है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, क्या यही थे क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्या ये थे? बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, क्या ये थे? या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये थे? सीधी बात, नो बकवास। 28वें का आंसर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एकदम साधारणतः क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। बस इतना है कि मेंडलीफ साइंटिस्ट जो थे वो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन तीनों तत्वों के आगे एका लगा दी थी, जैसे कि एका स्कैंडियम, एका गैलियम और एका जर्मेनियम। ऐसे नहीं लगाए थे कि एका स्कैंडियम, मान लो स्कैंडियम की जगह एका बोरोन लिख दिया तो उसको आगे जाके स्कैंडियम तब तक खोज नहीं हुई थी। इस तरीके से इन्होंने किया गया था। तो ये याद रखना, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? दोस्तों आप लोग रोग को भी पढ़ के जाना, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। ये चार के अलावा एक वो भी पढ़ के जाना जो आनुवांशिकी रोग होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर आपसे जीवाणु और विषाणु से रिलेटेड पूछा जाता है। एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग होता है। बाकी ये सिफिलिस, क्षय रोग और सुजाक, ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग है। आपसे यहाँ पे जीवाणु जनित रोग नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए बताइए, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है, यह आपको बताना है। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो रात के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो दोस्तों रात के समय में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, तो इसको गलत मार्क करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कब होएगा? जब प्रकाश आएगा, यानी कि सूरज की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। तो ये जो रात बोला है तो गलत आंसर हो जाएगा। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, हाँ जी हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। रात के समय में श्वसन के द्वारा, भाई श्वसन के अंदर ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं होएगी, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। और दिन के समय श्वसन के द्वारा, तो ये भी नहीं होएगा। अब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन। कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण जब होएगा तो उसके अंदर एटीपी के अणु टूटेंगे, और एटीपी के अणु काय पे टूटते हैं? ऊर्जा के अणु ऑक्सीजन में टूटते हैं, और ऑक्सीजन उत्सर्जित होएगी। तो ऑप्शन नंबर 30 का आंसर यही होएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 10 क्वेश्चन और है। आपके टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आएंगे, तो बढ़िया ही है ये बात तो कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे। सामान्यतः है विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता। अब ये भी फिक्स क्वेश्चन है, जितने भी विद्युत धनात्मक तत्व है उसके अंदर संयोजकता उनकी कैसी होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए, या 1 होनी चाहिए, या फिर 2 होनी चाहिए। ठीक है।
सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी डी भी सही है। क्यों सही है? यहाँ पे 0 1 2 तीनों आ रहे हैं और यहाँ पे भी 0 1 2 तीनों आ रहे हैं। 32वां बताना है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम धातु कौन सी है, उसका नाम बता दो आप। पोलोनियम है। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन। आवर्त सारणी आपको पूरी पढ़ के जानी है और अब अधिकतर क्वेश्चन मैंने आवर्त सारणी से रखे हैं ताकि आपको पता लगे कि आवर्त सारणी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया जितनी भी होती है उसके लिए ऊर्जा मुद्रा बताइए आप। एटीपी होती है, मैंने अभी भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण होता है, या फिर हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो एटीपी ही आएगी हमारे पास ऊर्जा मुद्रा, और एटीपी के अणु टूटकर ही ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे फिर। और एटीपी का पूरा नाम भी बताना है अगर आपको पता है, मैं बता देता हूँ साथी के साथ। एटीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा? क्या दही, विनेगर, साधारण नमक या बेकिंग सोडा? देखिए, मधुमक्खी अगर डंक मारेगी तो वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगी और उससे बहुत दर्द होएगा, सूजन भी हो सकती है। तो उस पे क्या लगाया जाए कि वो राहत दे अपन को? तो दही, विनेगर, साधारण नमक मत लगा देना, बेकिंग सोडा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, हाइलाइटर यूज करना पड़ेगा, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दो की अभिक्रिया के विलयनों की एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सत्य होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा भाई, अभिक्रिया होगी ही होगी। लेड आयोडाइड का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, या पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, या लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया समझते हैं, क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट किसे कहते हैं? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस हमें और क्या विलयन दिया गया है? पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है, यानी कि Ki। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया होगी, तो हमारे पास एक तो Pb और I यानी कि PbI2 बनेगा, यानी कि लेड आयोडाइड बनेगा, और लेड आयोडाइड प्लस और क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम और NO3 का होल ट्वाइस। तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो KNO3 बनेगी, और जब इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयोडाइड यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है? लेड आयोडाइड का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, ये लेड आयोडाइड है, तो लेड आयोडाइड का सफेद अवक्षेप नहीं बनता है। क्या पोटेशियम नाइट्रेट का सफेद अवक्षेप बनेगा? नहीं जी, पोटेशियम आयोडाइड का भी सफेद अवक्षेप नहीं बनता है। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये जो लेड आयोडाइड है PbI2, ये पीला अवक्षेप बनाता है, याद रखना, एकदम फिक्स क्वेश्चन है ये भी। और इस अभिक्रिया को भी याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके तो बता देना भाइयों। क्वेश्चन नंबर 37, एक विलयन का पीएच याद करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है और विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल करने का मतलब क्या हुआ? कि वो क्षारीय है। इसका पीएच होने की संभावना क्या है? तो पीएच होने की संभावना, एक सेकेंड, नीले से लाल कर रहा है तो अम्ल होएगा, सॉरी, नीले से लाल कर रहा है तो क्षार नहीं भाइयों, अम्ल होएगा। और अम्ल है तो उसका पीएच हो सकता है 7 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं और 5 सही है।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है और ब्रायोफाइटा नहीं है पूछा गया है। तो क्या मार्केंसिया है, केरा फ्यूनेरिया है या रिक्सिया है? बताइए आप। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है, बिल्कुल है। फ्यूनेरिया भी है, जी है। केरा या इसे कारा भी कहा जाता है, कारा भी पढ़ा जाता है, ये नहीं है। और रिक्सिया भी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? फिर से एक आवर्त सारणी का बेहतरीन क्वेश्चन। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, और दाएं से बाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि मैं इसका आंसर दे देता हूं। 39वां पूछा गया है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो वो आयोडीन नहीं है। फ्लोरीन और क्लोरीन में कंफ्यूजन रहता है, आपको भी रहता है, मेरे को भी रहता है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता पूछी है आपसे, ना कि विद्युत धनात्मकता पूछी है, ना ही आयनन विभव पूछा है। तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 40, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर, आयनीकरण ऊर्जा के जो आवर्ती रुझान के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? अब देखिए, पिछली बार विद्युत ऋणात्मकता पूछी है, यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा पूछ ली। अब बताइए इसका भी। तो आयनीकरण ऊर्जा जो है, इसका भी फिक्स आंसर है हीलियम। हीलियम ऐसा है जिसका आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक होती है। कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चंस कैसे लगे, और आगे भी मैं क्लास लाऊंगा तो आप जरूर देखना। मैंने एएलपी के सर्वे इसके अंदर क्वेश्चंस रखे हैं, और पिछले जितने भी रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितनी भी भर्ती के अंदर, वो भी आपको मैं करवा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर बताना, और जो जो मैंने पूछा है भाइयों, सपोर्ट करो, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, एक कमेंट, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुँचे। यही एक यूट्यूब का डेटाबेस होता है कि आप जितने कमेंट करेंगे उतनी ही वीडियो की ग्रोथ होगी और मेरे चैनल की ग्रोथ होगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, तैयारी करते रहिए।